23 नवंबर 2025 को जब रूबी के दोनों बच्चे 10 साल की बेटी दिव्या और 12 साल का बेटा कृष्णा स्कूल से लौटते हैं तो उन्हें अपनी मां से पता चलता है कि उनके पिता 32 साल के राहुल कुमार, जो पेशे से राजमिस्त्री थे और जूते चप्पल का काम भी करते थे, उनसे ना तो कोई कांटेक्ट हो पा रहा है और ना ही उनकी कोई खोज खबर है। रूबी ने बच्चों से बताया कि उसे यह भी लगा कि हो सकता है पापा शादी की तैयारी में हाथ बटाने के लिए बुआ के घर चले गए हो, इसलिए उन्होंने बुआ के यहाँ भी कॉल कर लिया है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थे। यहाँ तक चाचा ताऊ और बाकी रिश्तेदारों के घर भी कॉल कर पता किया, लेकिन किसी को भी राहुल की कोई खबर नहीं। अब स्कूल से आते ही ऐसी खबर सुन और अपनी माँ को परेशान और बदहवास हालत में देख वो दोनों बच्चे भी रोने लगे। रूबी ने बच्चों से कहा कि चलो पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ चलकर पता करते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर भी उन्हें राहुल की कोई खबर नहीं मिलती है। यूं अचानक से राहुल का गायब हो जाना सिर्फ परिवार, रिश्तेदार बल्कि आसपास में भी खलबली मचा दिया। आखिरकार थक हार कर रूबी ने अगले दिन 24 नवंबर 2025 को चौंसी पुलिस स्टेशन में राहुल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस में कंप्लेंट तो फाइल हो गई, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को भी राहुल के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 3 हफ्ते बाद 15 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे संभल के चौंदसी थाने के पास कुछ कुत्तों का झुंड किसी चीज को नोचने में लगा हुआ था और वहाँ से इतनी तेज बदबू भी आ रही थी कि आसपास के लोगों के लिए ठहरना मुश्किल हो गया था। जब लोगों ने करीब जाकर देखा तो मंजर देखकर उनके हाथ पैर फूल गए। कुत्तों का वो झुंड असल में नाले में तैरते मिले इंसान के धड़ को खींचने में लगा हुआ था। फौरन इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई, क्योंकि यह इलाका एक घनी आबादी के आसपास का था, इसलिए भारी भीड़ भी जमा हो गई। उस धड़ के पास एक बैग भी था, जिसे खोलने पर पुलिस को उसके अंदर पॉलिथीन में मांस के टुकड़े मिले। अब यह साफ था कि लाश को पॉलिथीन में पैक करके बैग में रखकर फेंका गया था। एक बिना सर बिना हाथ पैर का इंसानी धड़ जिसकी खाल ऑलमोस्ट गल चुकी हो, उसे पहचानना नामुमकिन था। इसलिए पुलिस के लिए अब यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था। पहले बॉडी को मोर्चरी में पहचान के लिए रखा गया, लेकिन जब 5 दिनों तक भी कोई क्लेम करने नहीं आया तो फिर 20 दिसंबर को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और यहीं से एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा। उस शव के लेफ्ट आर्म के ऊपर राहुल नाम का टैटू बना हुआ था। चंदौसी पुलिस ने इसे ही इन्वेस्टिगेशन का बेस बनाते हुए सबसे पहले यह तलाश की कि क्या राहुल नाम का आदमी गायब है। तो इसके लिए पुलिस ने इलाके में हाल ही के दिनों में गुमशुदा हुए लोगों की लिस्ट खंगालना शुरू कर दी। सारे कंप्लेंट रजिस्टर चेक किए गए, मोहल्ले में पूछताछ की गई और इसी कड़ी में 24 नवंबर को दर्ज हुआ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने है। वही रिपोर्ट जिसमें रूबी ने अपने पति राहुल के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने रूबी को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया, लेकिन रूबी ने उस धड़ को देखते ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट पुलिस ने रूबी को बाजू पर बने टैटू भी दिखाए, लेकिन रूबी ने बिना झिझक के इसे अपना पति मानने से मना कर दिया। आखिर यह लाश किसकी थी और क्या वाकई इसका कनेक्शन रूबी से था? और इस केस की ऐसी कौन सी भयानक सच्चाई सामने आने वाली थी जिसने इसे संभल का सबसे खौफनाक मर्डर केस बना दिया? वेलकम टू द शो। मेरा नाम है सतीश दहिया और आप देख रहे हो एक सच्ची घटना जो कि संभल इलाके की है और इसके आसपास के सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिस नाले में पुलिस को ये धड़ मिली थी उसी नाले में पुलिस ने सर की भी खोज की, लेकिन सर तो दूर रहे, उनके हाथ पैर तक नहीं मिले। लेकिन एक बात जो पुलिस को खटक रही थी वो था रूबी का रिएक्शन। जब वो बॉडी की शिनाख्त के लिए आई थी, जिस महिला का पति लगभग 1 महीने से गायब हो, वो इतनी बेरुखी से पहचानने से इनकार करे, यह नॉर्मल नहीं था। इसलिए पुलिस ने एक पैतरा चला। पुलिस ने रूबी को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे राहुल की कुछ और फोटो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए कहा और इसी पैतरे में रूबी फंस गई, क्योंकि उसने पुलिस के साथ राहुल की जब फोटो शेयर की तो उसमें से एक पिक में राहुल ने जो टी शर्ट पहनी थी वह वही टी शर्ट थी जो पुलिस को धड़ के पास से मिली थी, जिसमें लिखा था टाइम फॉर चेंज। टाइम फॉर चेंज लिखी हुई टी शर्ट उस लाश के साथ मिलकर यह कह रही थी अब यह कहानी का रुख बदलने वाला है। अब यह सिर्फ राहुल की गुमशुदगी का केस नहीं रहा, यह रूबी के झूठ, बेरुखी और बेरहमी पर रोशनी डालने वाला था। और सच भी यही होता है, जब वक्त बदलना होता है तो सबसे पहले चेहरे उतरते हैं और फिर राज। लेकिन यह केस बाकी केसों की तरह नहीं था।
क्योंकि यहाँ सिर्फ कन्फेशन नहीं बल्कि कन्फेशन के बाद पुलिस को दिया गया एक ओपन चैलेंज था कि वो चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। राजपुरा के कस्बा गांव के रहने वाले 32 साल के राहुल कुमार के माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। करीब 15 साल पहले उसकी रूबी के साथ लव मैरिज हुई थी और इनके 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। शादी के 3 साल बाद वो दोनों चंदोसी के चुन्नी मोहल्ले में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रूबी का मायका भी, इसलिए ससुराल के पास ही न खुद का मकान ले लिया था। राहुल पहले पेशे से राजमिस्त्री था, पर पूरी चुन्नी मोहल्ले में जूते चप्पलों का काम होता है, इसलिए उसने इसका भी काम डाल लिया और उसकी दुकान अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में ही खोल दी। लेकिन एक तरफ जहां राहुल मेहनतकश और ईमानदार शख्स था, उसकी पत्नी रूबी उसका बिल्कुल उल्ट थी। इनफैक्ट वक्त के साथ वो जैसे कामों में इन्वॉल्व हो गई थी, उसको लेकर खुद राहुल भी परेशान रहने लगा था और यही मुद्दा दोनों के बीच में लड़ाई का भी बनता गया था। दरअसल रूबी फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए ब्लैकमेलिंग का स्कैंडल चलाती थी। वो पहले लोगों को फंसाती थी और फिर जेल भिजवाने की धमकी देकर पैसों की वसूली करती थी। इतना ही नहीं, रूबी चंदोसी, बनिया, खेरे और राजपुरा के इलाकों में ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला के रूप में बदनाम थी और इन्हीं थानों में उसने कई लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट के जुड़े हुए अलग अलग फर्जी केस भी दर्ज करवाए थे। रूबी का एक भाई जुगनू भी हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट, छिनैती के 8-10 केस दर्ज है और अभी वह मुरादाबाद की ही जेल में बंद था। इनफैक्ट चंदोसी कोतवाली में तैनात रहे एक इंस्पेक्टर ने बताया कि जब कभी पुलिस उसके भाई को पकड़ने के घर पहुंचती थी तो वह पुलिस से भी उलझ जाती थी। आसपास के लोग भी रूबी से बचते थे क्योंकि वह लोगों के आरोप लगाने में जरा सी भी देर नहीं लगाती थी और केस दर्ज करवा देती थी। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतने से ही इस पे गुस्सा आ रहा है तो जरा थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि अब आपको इसका कनेक्शन राहुल के हुए इस बेरहमी से कत्ल से मिलेगा। तो वह सुनकर ना सिर्फ आपका खून खौल उठेगा बल्कि जिस तरह से इसने साजिश को अंजाम दिया गया है उस पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल चंदोसी के ही सैनिक चौराहे के पास एक जमीन को लेकर अभिषेक नाम के एक शख्स का अपोजिट पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा था और इसी जमीन को खाली कराने के लिए उसकी मुलाकात रूबी से हुई, जिसमें रूबी ने अपना वुमेन विक्टिम कार्ड का यूज करते हुए दूसरे पक्ष पर मारपीट और छेड़खानी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और इस काम के बदले रूबी ने अभिषेक से 1.5 लाख रुपए भी लिए। यहीं से रूबी का और अभिषेक से ही अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही रूबी की नजदीकियां अभिषेक के ही करीबी दोस्त गौरव से बढ़ गई थी। हालांकि वह अभिषेक के सामने गौरव को भाई कहकर उससे अपने रिलेशन को छुपाती रही। तो इसी तरह 2 बच्चों की मां राहुल की पत्नी का 2 और आदमियों के साथ एक ही वक्त पर अफेयर चल रहा था और इसे वह सबसे छुपाने के लिए सबको भाई बताया करती थी। इनफैक्ट अभिषेक और गौरव का उनके घर पे आना जाना था और जो बच्चे थे वो भी दोनों उनको क्या है, मामा कहलवाते थे। कुछ समय पहले रूबी, अभिषेक और गौरव तीनों साथ में नैनीताल घूमने गए थे, जहां होटल में अभिषेक ने गौरव और रूबी को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। बस यहीं से तीनों के बीच में झगड़ा हुआ और इसके बाद अभिषेक ने रूबी से दूरी बना ली, जबकि गौरव ने अभिषेक से दोस्ती तोड़ दी लेकिन रूबी का साथ नहीं छोड़ा। अब रूबी और गौरव का साथ में अफेयर चलने लगा, लेकिन समाज से चोरी छुपे। लेकिन रूबी सबको उसे अपने भाई जैसा ही बताती थी और बच्चे भी उसे गौरव मामा ही कहते थे। लेकिन उन मासूम बच्चों को क्या पता था कि आज के वक्त में रिश्तों के नाम पे उनकी असलियत की पहचान नहीं की जा सकती। वहीं राहुल को भी अंदेशा नहीं था कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं वही उसका क्या हसर करने वाली थी। दिसंबर में राहुल की भांजे की शादी थी, इसलिए शादी का सामान वगैरह खरीदने के लिए वो बाहर गया हुआ था। यह बात 17 नवंबर की है, जहां रूबी की नजर में राहुल अभी कुछ और दिन बाहर रहने वाला है। इसलिए रात 11 बजे उसने गौरव के पास फोन किया और उसे अपने घर बुला लिया और बच्चों को अपने घर के बगल में ही बने गोडाउन में सोने के लिए भेज दिया ताकि वह चैन से गौरव के साथ रात बिता सके। लेकिन रात के 2 बजे अचानक राहुल घर आ गया और इतनी रात अपनी वाइफ को गौरव के साथ ऑब्जेक्शनेबल स्टेट में देखकर उसका खून खौल उठा। गुस्सा, बेवफाई और दुख के समंदर के बीच फंसे राहुल का दोनों से झगड़ा शुरू हो गया। राहुल और गौरव के बीच में मारपीट हुई। राहुल और गौरव के बीच जब मारपीट हुई तब राहुल ने कहा कि वह अब उन दोनों की सामाजिक रूप से बेइज्जती करेगा ताकि समाज में सब कोई उनकी असलियत को देख सके। वो रूबी को घर से धक्के मारकर निकालने ही वाला था कि गुस्से, डर और हड़बड़ी के उस पल पे रूबी ने गौरव से चीखते हुए कहा कि इसे मार डालो।
राहुल जहां रूबी से हाथापाई में उलझा हुआ था, वहीं रूबी के कहे ये शब्द सुनते ही गौरव ने फौरन पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और जोर से राहुल के सर में मार दी। हमला इतना तेज और अचानक था कि राहुल खुद को संभाल नहीं पाया और जब तक वो कुछ समझता तब तक रूबी ने जूते के कील ठोकने वाला हथौड़ा से उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गुस्सा, डर और हड़बड़ी में अपराध को अंजाम तो दे दिया गया था, लेकिन अब इसे किसी भी कीमत पर सबसे छुपाना भी था और उसमें भी सबसे पहले दोनों बच्चों नजरों से बचाकर लाश को ठिकाने लगाना था। इसलिए सुबह होते ही रूबी ने बच्चों को वहीं गोडाउन से ही स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया। बच्चों के स्कूल जाते ही रूबी और गौरव राहुल की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारियों में जुट गए। गौरव जहां टाइल्स काटने वाला ग्राइंडर कटर मशीन को किराए पर लेकर आया और वहीं रूबी गंगा घाट मार्केट से प्लास्टिक की पनिया और 2 बड़े ट्रेवल बैग लेकर आई। फिर दोनों ने मिलकर उस ग्राइंडर से शव के टुकड़े किए। पहले सर अलग किया और फिर दोनों हाथ पैर अलग किए। एक बैग में सर और हाथ दोनों पैरों को डाल दिया और दूसरे में धड़ और बाकी मांस के टुकड़ों को डाल दिया। दोपहर का वक्त हो गया था और पूरे घर में खून फैला हुआ था। दोनों बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, इसलिए कहीं बच्चे स्कूल से घर ना आ जाए तो रूबी ने बच्चों को संभालने के लिए गौरव को भेज दिया, जो उन बच्चों को स्कूल के अवर होते ही रास्ते में मिल गया। और गौरव ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया है, इसलिए वह आज बाहर होटल पर खाना खाएंगे। और गौरव एक तरफ जहां बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया था, वहीं उतनी देर में रूबी घर में फैले हुए खून को साफ करके बाकी सबूतों को डिस्पोज करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद रूबी भी बच्चों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ गई। बच्चों ने नोटिस किया कि उसकी मां का मूड काफी उखड़ा और काफी अपसेट है, इसलिए पूछने पर गौरव ने यह बहाना बना दिया कि उनकी किसी बात पर लेकर लड़ाई हो गई। अनजान बच्चे उल्टा अपनी मां को समझाते रहे। खाना खाने के बाद रूबी ने गौरव से कहकर बच्चों को शाम 4 बजे उनके ट्यूशन सेंटर पर छोड़ दिया। रूबी ने अपना फोन बच्चों को ही दे दिया ताकि जैसे ही ट्यूशन खत्म हो वह उसे कॉल कर बता सके, क्योंकि वह अभी भी नहीं चाहती थी कि जब तक बॉडी डिस्पोज न हो जाए तब तक बच्चे घर न जाए। जब तक बच्चे ट्यूशन सेंटर में थे तब तक गौरव ने 3500 रुपए में भाड़े की एक कार बुक की। ट्यूशन ओवर होने के बाद रूबी और गौरव उसी कार से बच्चों को लेने पहुंचे और बच्चों से कहा कि चलो कि आज हम राजघाट घूमने चलते हैं। घूमने की बात सुन बच्चे तो ओबियसली एक्साइटेड थे ही, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो बच्चे अनजान थे कि उसी कार की डिग्गी में उनके पिता का कटा हुआ सर और हाथ पैर बैग में भर रखे हैं, जिन्हें उनकी मां ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ लेकर आई है। जब बच्ची ने मां से पूछा कि बैग में क्या है, तो रूबी ने कहा कि इसमें टूटी हुई मूर्तियां हैं और क्योंकि हम खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए गंगा नदी में बहाने के लिए लाए हैं। आखिरकार इसी आड़ में रूबी और गौरव ने उस बैग को घर से 50 किलोमीटर दूर राजघाट में गंगा नदी में बहा दिया। उस रात भी रूबी ने बच्चों को बगल के गोडाउन में ही सुला दिया ताकि धड़ और बचे कुछ सबूतों को भी वो डिस्पोज कर सके। रात के अंधेरे में गौरव ने स्कूटी से उस दूसरे बैग को, जिसमें उन्होंने राहुल का धड़ भरा था, उसे ईदगाह के पीछे वाले नाले में फेंक दिया। बच्चों की नजर में तो उसके पापा किसी काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन असल में उनकी मां ने इतनी बेरहमी से उनके सर से पिता का साया छीन लिया। हत्या के 5 दिन बाद उसने राहुल के ना मिलने का ड्रामा अपने बच्चों को और समाज के सामने शुरू कर दिया और फिर 24 नवंबर को पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई ताकि किसी को शक न हो। रूबी और गौरव को लगा था कि राहुल की बॉडी कभी भी किसी को नहीं मिल पाएगी और यह सिर्फ एक मिसिंग केस बनकर रह जाएगा। उसके बाद वह दोनों राहुल का घर बेचकर बच्चों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन राहुल की टी-शर्ट और टैटू से यह पूरा राज सामने आ गया। लेकिन अपने दोनों बच्चों को अनाथ करने के बाद भी रूबी को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि जिस सातिराना तरीके से उसने इस अपराध को अंजाम दिया था, उसी बेरुखी और बेशर्मी के साथ उसने पुलिस को भी चैलेंज कर दिया। जेल ले जाते वक्त उसने पुलिस से कहा कि अभी तो तुम मुझे पकड़ लिया है, लेकिन कोर्ट में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कुछ ही हिस्से मिले हैं, ना कि पूरी बॉडी। ऐसे में ऐसे कैसे साबित करोगे कि यह राहुल का ही धड़ है, और चाहे कितनी कोशिश कर लो उसका सिर कभी भी नहीं मिलेगा। हालांकि पुलिस का भी कहना है क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, ऐसे में गंगा में फेंके गए बॉडी पार्ट्स का मिलना
की कोई गुंजाइश नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि वह रूबी, गौरव और टैक्सी ड्राइवर को लेकर राजघाट गए थे, लेकिन कोई भी सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। लेकिन पुलिस ने यह दावा किया है कि उनके पास सफिशिएंट फिजिकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है। ऑल्सो बॉडी पार्ट से मिले डीएनए का मैच बच्चों से कराया जा रहा है और डीएनए रिपोर्ट से भी रूबी और गौरव के बचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। राहुल के घर से भी फोरेंसिक टीम ने कई सारे एविडेंस को कलेक्ट किया है। पुलिस को राहुल और रूबी के घर की तलाशी के दौरान घर के अंदर से ही खून से सनी रोड और फर्श से लेकर हीटर तक पर खून के धब्बे मिले हैं। कुछ कत्ल हाथों से नहीं, पहले दिमाग में होते हैं। जब इंसान अपनी गलती को प्यार का नाम देने लगता है और जिम्मेदारी को बोझ समझने लगता है, तब जमीर धीरे धीरे मर जाता है। इस कहानी में सिर्फ एक आदमी का खून ही नहीं वहाँ, बल्कि माँ होने का सच, इंसान होने का फर्ज और 2 मासूम बच्चों का भविष्य भी वहीं दफन हो गया। जब दिल अपनी ख्वाहिश को हक और जिम्मेदारी को दुश्मन मान ले, तब कत्ल सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। यह क्राइम गुस्से का नहीं था, यह फैसला था, और जब कत्ल फैसला बन जाए तो उसके बाद सिर्फ इंसानी लाश नहीं गिरती, बल्कि पूरी जिंदगी बिखर जाती है।